तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम 2025 का 324 जेए करेंगे। इससे पहले हम सारे सेट कर चुके हैं 2024 के। 2025 के पिछले सेट 3 सेट कर चुके हैं और उससे पहले हम बाकी सेट भी कर चुके हैं, जिनको मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिया है। आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब शुरू करेंगे छठे का क्या क्वेश्चन। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 हैं। निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें दो इवेंट मानने होंगे, है ना? एक इवेंट E1, एक इवेंट E2 मानना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि बेस थ्योरम लगेगी या संपूर्ण प्रायिकता की थ्योरम लगेगी, ठीक है ना? तो उसको हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें घटना E1 लिखनी होगी और घटना E2 लिखनी होगी, ठीक है ना? माना, छठे का क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। माना E1 जो है अपने पास वो ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। माना E1 हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। तो हमने E1 मान लिया हड़ताल हड़ताल होना, है ना? हमने E1 मान लिया हड़ताल होना। इसी तरह हम E2 मान लेंगे। E2 क्या होगा? हड़ताल ना होना, ठीक है ना? E2 क्या होगा? हड़ताल ना होना। अब यहाँ पे एक इवेंट हमें दूसरा भी मानना पड़ेगा, तीसरा इवेंट ए, है ना? तो हमने एक इवेंट ए मान लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे ए घटना, ए घटना। तो E1 हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, ये डायग्राम अगर आप बना लोगे तो इससे आपका बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से आपको ये डायग्राम बना लेना है। अब सबसे पहले हमें E1 की प्रायिकता चाहिए, है ना? और E2 की प्रायिकता चाहिए। तो सबसे पहले E1 की प्रायिकता लिखेंगे यहाँ पर P ऑफ E1। वो क्या होगी? हड़ताल होने की प्रायिकता। उसने खुद से दे रखी है 0.65, ठीक है? अब हड़ताल ना होने की क्या हो जाएगी? तो होने में से 1 में से घटा दो होने की, तो ना होने की आ जाएगी, है ना? तो हम क्या करेंगे? 1 में से होने की घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये ना होने की प्रायिकता आ जाएगी, यानी कि 0.35 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है? अब एक चीज़ और देखिए, जब हम ये देखेंगे कि E1 घटना हो चुकी है, तब एक इवेंट ए जो हमने माना था उसको यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। देखिए, कह रहा है हड़ताल ना होने की स्थिति में पूर्ण होने की प्रायिकता 0.80 0.32 है। यहाँ पे हमें ए इवेंट मानना पड़ेगा। ए इवेंट क्या है? निर्माण कार्य पूर्ण होना, निर्माण कार्य पूर्ण होना, ठीक है ना? निर्माण कार्य पूर्ण होना, ये हमें एक इवेंट मानना पड़ेगा जो कि उसने पूछ रखा है ना? इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। अब देखिए, जब इवेंट E1 हो चुका है, यानी कि हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में दोनों में उसने अलग-अलग प्रायिकताएँ दे रखी है, 0.80 और 0.32 अलग-अलग उसने दे रखी है। तो यहाँ पे हड़ताल ना होने की स्थिति नीचे है, तो ना होने की स्थिति हो गई, हड़ताल नहीं हुई। तो अब निर्माण कार्य के पूर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो होगी 0.80, जो कि उसने दे रखी है। ऐसे ही हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, उसकी 0.32 है। तो यहाँ पे लिखो P ऑफ E1, यानी कि हड़ताल हो गई, अब निर्माण कार्य पूरा हुआ। हड़ताल हो गई, निर्माण कार्य पूरा हुआ, यानी कि ऊपर ए आ जाएगा और इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0.32 होगी, ठीक है ना? इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0.32 होगी, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? अब हमारे पास ये आ गया। अब वो पूछ रहा है कि निर्माण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है? निर्माण कार्य पूर्ण होना, है ना? तो निर्माण कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी? ये हमें देखना है। निर्माण कार्य के समानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ से P ऑफ A निकालना है, ठीक है? P ऑफ A निकालना है। तो P ऑफ A निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हम इसमें संपूर्ण प्रायिकता की थ्योरम लगाएँगे, ठीक है ना? संपूर्ण प्रायिकता की थ्योरम लगाएँगे। अगर वो ये पूछता कि कौन से घटना से है, E1 हड़ताल होने की स्थिति में बताओ या E2 के होने की स्थिति से बताओ, तो फिर ये इसमें बेस थ्योरम लग जाती। लेकिन ये डायरेक्ट पूछ रहा है बस निर्माण कार्य समानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता बताओ, है ना? वो ये कहता अगर कि निर्माण कार्य पूरा हो गया, अब ये बताओ हड़ताल होने की स्थिति से था या हड़ताल ना होने की स्थिति से था, तो बेस थ्योरम लगती। अब हम यहाँ पे संपूर्ण प्रायिकता की थ्योरम लगाएंगे, तो लिखेंगे बाय बाय थ्योरम ऑफ बाय थ्योरम ऑफ टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ E1 पी ऑफ ए सॉरी पी ऑफ ए की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, तो पी ऑफ ए आ जाएगा।
पी ऑफ ए। फॉर्मूला क्या कहता है कि पी ऑफ ई वन की मल्टीप्लाई पी ऑफ ए अपॉन ई वन में कर दो, पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई वन, प्लस लगाओ बीच में। अब पी ऑफ ई टू की मल्टीप्लाई पी ऑफ ए अपॉन ई टू में कर लो, पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई टू। ओके, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यूज़ रख दो। वैल्यूज़ रखने के बाद आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई वन की वैल्यू है 0.65, 0.65 की गुना करनी है 0.32 में, इसकी वैल्यू 0.32, 0.32 प्लस पी ऑफ ई टू की वैल्यू कितनी है 0.35 और ए अपॉन ई टू की वैल्यू कितनी है 0.80, 0.80 है ना, जीरो यहाँ लगा देता हूँ। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा 0.20 प्लस आगे आएगा 0.2800, इनकी मल्टीप्लाई करके, है ना। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 0.8020 का तो कोई मतलब ही नहीं है बाद में, तो इनको जब हम जोड़ेंगे 0.48 यहाँ पे आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है ना। पी ऑफ ई वन इसने दे रखा था 0.65 हड़ताल होने की स्थिति में, है ना, वो उसने दे रखी थी। इसी तरह हड़ताल ना होने की हमने खुद से निकाल ली, है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतमीकरण यानी कि मिनिमाइजेशन आलेखी विधि रूप से करना है, और ये इसने शर्तें दे रखी हैं यानी कि असमीकाएं, कंस्ट्रेंट इसने ये दे रखे हैं, ठीक है ना। ये कंस्ट्रेंट इसने दे रखे हैं, इनको हमें लिखना है और इन्हीं से ये ग्राफ पूरा होगा। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले छठे का ख क्वेश्चन जो इसने दिया है वो लिख देंगे। दिया है z बराबर 200x प्लस 500y और जो असमीकाएं उसने दी हैं वो भी लिख दीजिए। दी गई असमीकाएं, या ऐसे लिख सकते हैं गिवन कंस्टेंट, है ना। दी गई असमीकाएं, दी गई असमीकाएं, असमीकाएं क्या है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तीसरी को तो ना भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। अब हमें इनको समीकरण रूप में लिखना होगा इनको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। तो बारी बारी से इनमें से एक एक उठाएंगे और इनको पहले हम समीकरण रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। समीकरण रूप में लिखने पर और तभी हम क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण रूप में, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर। तो पहले वाली को जब हम लिखेंगे समीकरण रूप में तो वो क्या होगी x प्लस 2y x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, है ना। x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ और इसको मैं फिफ्थ मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब आगे चलिए। अब समीकरण 4 से एक एक समीकरण को उठाएंगे और उनको उनके लिए पॉइंट बनाएंगे। समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका लिए एक आप बॉक्स बनाओगे और बॉक्स बना करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करोगे। उसके लिए बस 2 पॉइंट आपको चाहिए। तो एक बॉक्स बनाया आपने डिब्बा और इसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे x0 रखेंगे तो y0 मिलेगा, सिंपल है ना, x0 y0 मिलेगा। अब ये ऐसी समीकरण है जिसमें x0 y0 मिल जाए तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो x की वैल्यू आपको मिल जाए। जैसे y की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो x की वैल्यू आपको -2 मिलेगी। अब यहाँ पे कोई ऐसी x की वैल्यू पुट करके देखो जो पूरी पूरी कट जाए, है ना। जैसे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 4 पुट कर दूँ तो वो इधर जाएगा -4 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा y की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। तो पूरे पूरे से ऐसे पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना, 2-3 पॉइंट निकाल लीजिए सिर्फ ऐसी इक्वेशन में जो y बराबर -x टाइप की हो, है ना। तो ऐसी में -2, 1 और 4, -2 ये आपके पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से दूसरी समीकरण से चलते हैं, समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से ऐसे ही पॉइंट इसमें निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए भी ऐसे डब्बा बनेगा यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू के लिए, और ये समीकरण भी लिख देते हैं हम यहाँ पर 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24, है ना। तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, 4×6 24, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 6 लिख दिया। y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 3×8 24, है ना, 8 आ गई। अब तीसरी वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
2 पॉइंट मिल गए, बहुत हैं। अब इनको भी नाम दे दो। 0 0 को तो हमेशा 0 ओ से ही नाम देना, 0,0। और ये -2,1 को ए पॉइंट दे दो। ए पॉइंट है -2,1 और बी पॉइंट है 4,-2, 4,-2, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको भी नाम दे दो सी, 0,6, 0,6 और इसको डी नाम दे दो 8,0, ठीक है ना, 8,0। अब ये दो ड्रॉ करने के बाद इन दो लाइनों को हमें ड्रॉ करना है। इन पॉइंट को मिलाएंगे तीनों को मिलाने पर तब ये लाइन बनेगी x + 2y = 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पर बस एक ही फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको बनाना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। अब जो पॉइंट हमारे पास आए थे वो देख लीजिए, है ना। एक्स एक्सिस पे हमारे पास हाईएस्ट कहाँ तक है वो देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास हाईएस्ट 4 और 8 तक है हाईएस्ट, है ना। तो 8 पॉइंट उसमें अलग अलग, और वाई पे हाईएस्ट 6 तक हैं। तो एक्स एक्सिस पे 8 पॉइंट ले लेंगे और वाई एक्सिस पे 6 पॉइंट ले लेंगे, है ना। थोड़े थोड़े से गैप पर इक्वल गैप होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए, है ना। अब इन्हीं में से हमें पॉइंट ढूंढ ढूंढ कर उनको मैच करने हैं। तो ये जो 3 पॉइंट हैं इनको ड्रॉ करना है, क्योंकि माइनस में भी है तो इसलिए माइनस एक्सिस पे भी ले लिया, और वाई पे भी माइनस में है इसलिए वाई पे भी हमने 2 माइनस में ले लिए, ठीक है ना। पॉइंट क्योंकि हमें दिखाने पड़ेंगे। अब देखो पहला 0 0 है तो 0 0 तो मेरे पास ये रहा, है ना, ओरिजिन सबको पता है, ये तो 0 0। दूसरा पॉइंट ए -2,1, तो एक्स एक्सिस पे -2 और वाई पे 1। तो एक्स एक्सिस पे -2 कहाँ है, ये रहा, एक्स एक्सिस पे -2 और वाई पे 1 1 ये रहा, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को आगे आगे बढ़ा करके मैच कर दो, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगे, तो ये पॉइंट होगा आपका ए -2,1, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा आपका 4,-2, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -2। तो 4 कहाँ है, ए ये रहा 4, एक्स की वैल्यू 4 ये रही, वाई की वैल्यू -2 ये रही, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहाँ है ये 4,-2। तो ये बी पॉइंट हो जाएगा आपका 4,-2। इसको मैं लिख देता हूँ बी 4,-2, ठीक है ना। अब इनको तीनों को मैच कर देंगे, मिला देंगे, यहाँ से इनसे होती हुई लाइन पूरी चली जाएगी, आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, ये खिंच गया पूरा। तो यहाँ से ये लाइन हो गई हमारी, इसको मैं फर्स्ट कह देता हूँ, है ना। पहली लाइन, पहली इक्वेशन है ना, ये पहली इक्वेशन, तो मैं इसको फर्स्ट कह देता हूँ, नाम दे देता हूँ इसका पहली का, x + 2y > 0। वैसे तो अभी हमने लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन ड्रॉ करी है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 6 और 8 0, है ना। 0 6 कहाँ पर है, 0 6 मिलेगा वाई एक्सिस पर, 1 2 3 4 5 6, तो 0 6 यहाँ पर है अपना, x 0 है, y 6 है, ये सी पॉइंट है। और 8 0 ये रहा अपना एक्स एक्सिस पे, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है, डी पॉइंट है। अब इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाकर हमारी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब ये तो हमने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ दूसरा, है ना, दूसरी है ये। तो अब तो ये लाइन ड्रॉ हुई, अब हमें इन इक्वेशन ड्रॉ करनी है, मतलब कि एस समीकरण ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए देखो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना पड़ेगा कौन सा शेडेड रीजन है, कौन सा शेडेड रीजन है। जैसे x + 2y = 0 है तो लाइन ड्रॉ हो गई, लेकिन अब एसएमएका को ड्रॉ करेंगे, इन एसएमएकाओं को। एसएमएका ड्रॉ कैसे होगी, लाइन के या तो उधर वाला पार्ट शेड होगा या इधर वाला पार्ट शेड होगा, या इसके उधर वाला या इसके इधर वाला शेड होगा, है ना, कोई एक पार्ट इनका शेड होगा। अब वो देखने के लिए कि इसका इस वाला पार्ट को शेड करेंगे, इस वाले पार्ट को शेड करेंगे, तो उसके किसी एक तरफ से पॉइंट उठा लो। अब जैसे ये लाइन है, इसके मैं इस साइड से या उस साइड से कोई एक पॉइंट उठा लूंगा, तो इसके उस साइड या इस साइड से कोई एक पॉइंट उठाना है, हमें किसी भी साइड से उठा लो, आपकी मर्जी। तो सबसे आसान पॉइंट हमें 0 0 मिलता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के उधर से या इधर से पॉइंट उठा लो। तो हमने कहा इस लाइन के इधर से हम मूल बिंदु ले लेंगे, है ना, इस लाइन के इधर साइड से हम मूल बिंदु ले लेंगे। मूल बिंदु यानी 0 0 सबसे आसान पड़ेगा। तो मूल बिंदु 0 0 पर, मूल बिंदु 0 0 पर। तो ये 0 0 उठा करके एसोमेगा में रखो, पहले वाली में x + 2y। लेकिन सॉरी ये तो गलत हो गया ना, इसमें तो नहीं रखना था, ये तो दूसरे में रखना था हमें, क्योंकि ये तो हम दूसरे वाली चेक कर रहे हैं। अगर उसमें रखेंगे तो भी ट्रू होगा ना वो, हाँ ट्रू ही होगा, है ना। तो यहाँ पर ये इधर की साइड शेड होगी, ठीक है ना। तो उसके उस साइड शेड नहीं होने की, नीचे की साइड शेड होगी। और ये जो था पॉइंट, अब ये भाई 0 0 से जो होके जाती है ना, वो उसमें 0 0 नहीं लेते हम। तो ये मैंने गलत ले लिया पॉइंट, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्ड बाद में कर रहा हूँ कुछ किसी टेक्निकल एरर से, इस वजह से मैंने ये गलती यहाँ पर पकड़ ली अपनी। तो ये जो मैं 1 1 0 अब अगली इन इक्वेशन में रखूंगा ना पॉइंट, इनमें से कोई सा भी पॉइंट उठा के वो आपको दूसरी इन इक्वेशन में रखना है। जो मैंने ये रख दिया समीकरण नंबर 1 में, उसमें आपको कोई नीचे वाला पॉइंट रखना है, जो मैं अब नीचे रखूंगा। जैसे मैं अब 1 0 पे देखूंगा, देखो बिंदु 1 0 पर,
तो ये जो 1 0 है ये आपको पहले वाली समीकरण में रखना है, पहले वाली इन इक्वेशन में रखना है, और जो मूल बिंदु था वो समीकरण 2 में रखना था, ठीक है ना? वो समीकरण 2 में रखना, तब जाकर ये क्लियर हो जाएगा आपको। डायग्राम में कोई गलती नहीं है, डायग्राम बिल्कुल आपका सही है, बस ये थोड़ा-सा यहाँ पर चेंज करना है आपको, जो मैं फिलहाल लिख रहा हूँ। ये बिंदु 1 0 इसे समीकरण 1 से करना है, और ऊपर वाला बिंदु 0 0 जो है वो समीकरण 2 से करना है, ठीक है ना? यहाँ पर आता वही, थोड़ा-सा बस ये लिखने में थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है ना? बाकी ये फ़ॉर्च्यूनेटली ये सही हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, देखिए इसके ऊपर शेड हो जाएगी, यानी कि इनका कॉमन पार्ट अब हमें लेना है। कॉमन पार्ट कौन-सा? इसके ऊपर वाले की शेड होगी, ठीक है? अगर गलत आ जाता तो उसके नीचे शेड कर दे। तो ऊपर आ गया। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो इन दोनों को देखने के लिए हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। हमें इससे नीचे नहीं आना और इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है ना? इससे नीचे नहीं आना और इसके बाहर नहीं जाना। तो हमें कौन-सा रीजन चाहिए? हमें ये वाला रीजन हमारा कॉमन हमें मिलेगा, ठीक है ना? तो इस रीजन में हम शेड कर देंगे। इस रीजन में हम शेड कर देंगे, ये कॉमन पार्ट मिला, इसी को हम फिजिबल रीजन कहते हैं या सुसंगत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है? सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि ये सुसंगत क्षेत्र जो है, इसके ऊपर है और इसके नीचे नहीं है, ठीक है ना? और उस वाली के नीचे है, इसके ऊपर नहीं है, और इसके इधर नहीं है, इसके इधर की साइड ही है, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना था, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर है और एक्स एक्सिस के ऊपर है ना? हमें नीचे नहीं जाना एक्स एक्सिस के, इस वजह से ये हमारा रीजन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस रीजन के हमें कॉर्नर पॉइंट लेने हैं, कोणीय बिंदु 1, 2 और 3 कोने कोने वाले बिंदु लेने हैं, ठीक है ना? अब कोने वाले जो बिंदु लेंगे हम, उसके लिए एक टेबल बनाएंगे, और वो ये टेबल इस तरीके से बनेगी कुछ, देखना। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, ठीक है ना? यहाँ पर कोणीय बिंदु क्या क्या होंगे? z इक्वल टू 200x प्लस 500y, ठीक है ना? ये z लिख दो आप। अब हमारे पास जो जो बिंदु हैं वो बिंदु हम यहाँ पर लिखेंगे कोणीय बिंदु वाले कॉलम में। एक तो 0 0 है, तो पहले तो 0 0 लिख लो, फिर 8 0 लिख लो, फिर एक 0 6 लिख लो, ठीक है ना? तो 0 0 0 0, फिर 8 0, डी पॉइंट है ये 8,0, फिर सी पॉइंट है 0,6, 0,6। बारी बारी ये एक्स वाई की वैल्यू जेड में रखते रहो, जेड का मान निकालते रहो। जब 0 0 रखेंगे तो दोनों जीरो हो जाएगी, एक्स की और वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो जेड 0 हो जाएगा। 8 रखेंगे एक्स की जगह और 0 रखेंगे वाई की जगह, तो 8 दूनी 16, 1600 हो जाएगा ये, ठीक है ना? वो दूसरा 0 हो गया। अब 0 एक्स एक्स की जगह 0 रख, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 6 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? पहला 0 और वाई के साथ करेंगे तो 5 तिया सॉरी 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 3000। तो ये न्यूनतम मान इसका जेड बराबर 0 हो गया, ठीक है ना? मैक्सिमम होता तो ये 3000 हो जाता, ठीक है ना? अगर वो मैक्सिमम पूछता, लेकिन वो न्यूनतम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका न्यूनतम मान इसका जेड बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना? बस इसमें एक लाइन और लिख देना, अतः जेड का न्यूनतम मान, अतः जेड का न्यूनतम मान, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 0 एट बिंदु एट पॉइंट 0 0, है ना? बिंदु 0 0 पर 0 है। ओके, बस इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। और ये रेखाएं दे रखी हैं इसने, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में एक जरूर आएगा इस टाइप का, ये आपको जरूर कर लेना है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बस एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर में, 5 नंबर में या 4 नंबर में जरूर आएगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना, ठीक है ना? ये थोड़ा हट के, थोड़ा हल्का सा हट के दे रखा है बाकी क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट इसका भी सेम ही है, बस पहले थोड़ा सा समीकरणों को हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? समीकरण ये जो इसने सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है हमें, और ये वो समीकरण हैं, ठीक है ना? ये समीकरण आपके एनसीईआरटी बुक का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको देखेंगे हम। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, न्यूनतम दूरी फाइंड करनी है, तो न्यूनतम दूरी अब हम इसकी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, दी गई समीकरण, दी गई रेखाएं लिख लीजिए। आर वेक्टर इक्वल्स टू 1 - t आई कैप प्लस t - 2 जे कैप और प्लस 3 - 2t के कैप बराबर, अब यहाँ पे गुना कर लो अंदर, 1 आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप, ठीक है? अब बगैर के वाले, टी वाले अलग कर लो, 1 आई कैप और फिर माइनस 2 जे कैप और फिर प्लस 3 के कैप, ठीक है ना? इनको अलग कर लिया हमने, और ये टी वाले अलग कर लो, इनमें से टी कॉमन ले लो, ठीक है ना? तो इनमें से टी कॉमन ले लेंगे, प्लस टी कॉमन माइनस आई कैप और प्लस जे कैप और माइनस के 2 के कैप, ठीक है ना? ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारी ये समीकरण बन गई है,
ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, बाकी दूसरे क्वेश्चन में वो बस ये देगा, ये ए वेक्टर है और प्लस टी बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और इसके साथ टी लगा होगा और इसके साथ ये बी वेक्टर है, ये कांस्टेंट है टी, टी कुछ भी हो सकता है, म्यू लैम्डा कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी रेखा देखो, और वेक्टर आर बराबर एस प्लस वन आई कैप प्लस टू एस माइनस वन जे कैप माइनस टू एस प्लस वन के कैप। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एस आई कैप प्लस वन आई कैप प्लस टू एस जे कैप माइनस टू एस के कैप और माइनस के कैप। यहाँ से भी एस वगैरह एस वाले अलग कर लो, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और एस वाले अलग करके एस कॉमन लेकर आई कैप प्लस टू जे कैप और माइनस टू टू के कैप। ठीक है ना, ये हो गया आपका आर वेक्टर। अब इन दोनों की तुलना, रेखा वन, इसको मैं वन मान लेता हूँ और इसको दो मान लेता हूँ। इन रेखाओं की तुलना हमें इनसे करनी है, जो मैं अब नीचे बताऊंगा। रेखाओं वन व टू की तुलना, एक व दो की तुलना किससे करनी है? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वन वैक्टर प्लस टी बी वन वैक्टर और आर वेक्टर इक्वल्स टू ए टू वैक्टर प्लस एस बी टू वैक्टर, वेक्टर है ये, ठीक है ना, से करने पर अब इनसे हम करा देंगे इसकी तुलना। तो यहाँ से ए वन वैक्टर क्या हो जाएगा? ये दूसरी पहली रेखा, ये दूसरी रेखा। तो जब पहली रेखा की तुलना जब हम रेखा वन से करेंगे तो ए वन क्या आ जाएगा? ए वन आपका ये आ जाएगा पूरा, ये ए वन आ गया और टी के साथ ये बी वन आ गया। ठीक है, तो ए वन कितना हो गया? ये बी वन हो गया। तो यहाँ पर ए वन लिखेंगे वन आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और बी वन क्या आ जाएगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। इसी तरह ए टू वैक्टर किस में मिलेगा? दूसरे वाली रेखा में मिलेगा, ए टू और बी टू। तो ए टू लिख देंगे आई जे के और बी टू लिख देंगे आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप। ठीक है, ये ए वन ए टू हो गया, ये बी वन बी टू हो गया। अब यहाँ से जो फॉर्मूले में लगेंगे उनकी जो वैल्यू जो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो मैं पहले निकाल लेता हूँ, बाद में फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। ये क्या होगा? पहले मैं ए टू लिख लेता हूँ। ए टू क्या है मेरे पास? आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस माइनस, ये तो ए टू था ना, हाँ ए टू यही था, और ए वन है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस थ्री के कैप, है ना। अब घटाएंगे इसको, क्या मिलेगा? जीरो आई कैप माइनस प्लस जे कैप और माइनस के माइनस थ्री के माइनस माइनस फोर के माइनस, है ना, तो इसे हटाएंगे माइनस फोर के कैप। तो यहाँ से अब हमें निकालना है बी वन क्रॉस बी टू। बी वन क्रॉस बी टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? सारणिक बनाएंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक से ही निकलता है। और सबसे पहले आई जे के लिख देंगे। अब जो पहला बी वन के कोफिशिएंट है वो यहाँ लिख दो, माइनस वन और माइनस वन, वन माइनस टू, है ना, जो कोफिशिएंट है जो गुणांक है वो लिखने बस। दूसरे के हैं वन टू माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन, वन माइनस टू, और दूसरी की क्या है? वन टू माइनस टू। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, है ना, पहली रो के सापेक्ष या पहली रो के कोरस्पॉन्डिंग इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो रो कॉलम छोड़ करके जिस तरीके से सारणिक सॉल्व करते हैं बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो माइनस दो प्लस चार, तो चार में से दो गए, दो बचेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये गया माइनस दो और माइनस माइनस प्लस चार, तो चार में से दो गए, दो बचा। फिर माइनस जे कैप, अब जे की रो, जे का कॉलम छोड़ दो, माइनस दो की करेंगे, दो आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस दो आएगा, माइनस दो, सॉरी प्लस दो और प्लस दो, ये चार हो जाएगा। अब प्लस के कैप लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस के कैप लगेगा, चलो इसको बाद में सही करेंगे, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के तीन के। ठीक है, तो टू आई कैप माइनस फोर जे कैप और माइनस माइनस, फिलहाल तो यहाँ पे माइनस प्लस के थ्री के कैप हो गया, लेकिन इसको हम सही करेंगे, क्वेश्चन में ही सही कर देंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बी वन क्रॉस बी टू का अब हमें परिमाण निकाल लेना है ना, मैग्नीट्यूड। क्या होगा? अंडर रूट दो का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर और प्लस तीन का स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका स्क्वायर कर देंगे, कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, फिर उनको जोड़ देना है। तो 4, 16 और 9 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। आगे चलते हैं, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी अब हम निकालेंगे। रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा, और अपॉन में आएगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और पूरे का मोड, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, A2 माइनस A1 लिख दो यहाँ पर पूरा। A2 माइनस A1 क्या था, 0 I कैप प्लस J कैप माइनस 4 K कैप, माइनस 4 K कैप डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 लिख देंगे पूरा। B1 क्रॉस B2 क्या था, 2 I कैप माइनस 4 J कैप और प्लस 3 K कैप। इसको प्लस को माइनस करेंगे, अभी सही करेंगे इसको, तो रूट 29 आ जाएगा, ठीक है ना, मोड। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है, और के डॉट के 1 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 0 की गुना 2 में करेंगे, फिर प्लस 1 की गुना माइनस 4 में करेंगे, और फिर प्लस माइनस 4 की गुना प्लस 3 में करेंगे। यहाँ माइनस 3 होना है, ठीक है ना, रूट 29। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा, -4, पहला तो 0 हो गया, और माइनस के 12। अब ये माइनस के 12 नहीं आना था यहाँ पर, प्लस के 12 आना था, है ना। तो इसी के लिए अब हम ये चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कहाँ गलती है, ऊपर वाली गलती है, वो हम दोबारा से चेक सही करेंगे। ये 3 जो है ये माइनस का होना चाहिए था यहाँ पर, ये वाला, इसका मतलब है यहाँ पर, है ना। दोबारा से चेक करेंगे, देखो इसको, ये गया ये गया, ये प्लस होना चाहिए था तीसरा, ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये अंदर माइनस लगा देते हैं इसमें, फिर यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस अंदर आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 12 और अपन में रूट 29, तो 12 में से 4 के 8 बचेंगे, तो 8 बटे रूट 29 हो जाएगा आपका, ये 8 बटे रूट 29, ठीक है ना। तो इकाई लिख देंगे, क्योंकि दूरी है, दूरी की कोई ना कोई यूनिट तो होगी, तो यहाँ पर यूनिट लिख देंगे, इकाई लिख देंगे, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना, जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो सदिशों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ये है, ठीक है ना, ए का मोड प्लस बी का मोड। तो ये हमें दिखाना है, तो चलिए छठे का घ क्वेश्चन शुरू करते हैं। छठे का घ क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना भाई। चलिए, टू प्रूफ, अगर आवाज़ आगे पीछे हो रही हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है भाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब मेरे सिस्टम का फेलियर है थोड़ा सा, तो टेक्निकल एरर है, क्या कर सकते हैं। अब मैं मेरे लिए बहुत कीमती वीडियो थी, इस वजह से मैं इसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वी हैव हम लेकर के चलते हैं, अब हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि ये दिख नहीं रहा है ना, शो नहीं हो रहा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ से कर देंगे, देखिए। अब इसको दोबारा से देखिए, स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये तो फॉर्मूला खुलता है। उसके बाद ए स्क्वायर ये जुगा दूँ, ये बी स्क्वायर जुगा दूँ, अब 2a डॉट भी क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, है ना, ये तो सबको ही पता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर खोल दिया। अब सब जानते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होती है, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच में होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरी इनइक्वलिटी या कोस थीटा जब लेस देन 1 होगा तो ये पूरी इनइक्वलिटी लेस देन टू 1 हो जाएगी। अगर मैं कोस थीटा हटा दूं यहाँ से, तो ये पूरी इनइक्वलिटी लेस देन टू 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोस थीटा की जगह 1 रख के इसको हम लेस देन इक्वल टू 1, पूरी इक्वेशन को लेस देन इक्वल टू 1 कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कोस थीटा की जगह मैंने 1 रख दिया, तभी तो कोस थीटा लेस देन टू 1 हुआ ना, है ना। यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन जो कि तू रहेगी लेस देन इक्वल टू, ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के परिमाण प्लस बी का परिमाण, और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब देखो दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बस इसमें हो सकता है, कोस थीटा लेस देन इक्वल टू वाली स्टेप में। तो अगर आप इसको ऐसे देखो कि अगर ये पूरा स्टेप है और ये कोस थीटा लेस देन टू 1 है, तो अगर मैं इसको लेस देन टू 1 रखने, ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab, ये पूरा इस उठा करके मैं इसके आगे रख दूं, ए का
यहाँ पे 1 है ना 1, तो cos थीटा लेस देन टू 1 है, cos थीटा लेस देन टू 1 है, जैसे कि हमने इस स्टेप में बताया है cos थीटा। ये पूरा उठा करके इधर अगर रख दो लेस देन इक्वल टू समेत, तब आपको क्लियरली दिखेगा कि ये cos थीटा छोटा होगा 1 से। बाकी तो दोनों में इतने की गुना है, बाकी तो आगे सब दोनों के वही है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हल कीजिए वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका छठे का लास्ट क्वेश्चन है ना। वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरी कंडीशन स्टेप को इधर पहुँचा देंगे, पूरी टर्म को। वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पर ये डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। अब ये हो गया, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको इधर ले आए माइनस के एक्स अपॉन वाई, और इक्वल टू हो गया 2y, है ना। y से एक y कट गया, 2y हो गया, 2y हो गया, ठीक है। ये थोड़ा स्टेबल कर लेता हूँ मैं इसको, 1 मिनट रुकिएगा। ये स्टेबल हो गया, अब नहीं हिलना है ना, देखो हाँ पहले ही हिल रहा था। तो यहाँ पे देखो डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करने पर, इससे हमने तुलना कर दी, और तुलना करने पर हमारे पास p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू वो है जो x के मल्टीप्लाई में है, तो माइनस के 1 अपॉन वाई है, और q की वैल्यू 2y है, ठीक है ना, जो x के मल्टीप्लाई में है माइनस 1 अपॉन वाई। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर समाकलन गुणांक, वो क्या होता है, e की पावर p dy, है ना। तो e की पावर समाकलन p dy इंटीग्रेशन p dy, तो p की वैल्यू रखेंगे माइनस के 1 अपॉन वाई, और डी वाई माइनस बाहर हो गया, 1 अपॉन वाई का लॉग वाई हो गया, तो ये लॉग वाई लिख देंगे, और ये माइनस वाई की पावर में चला जाएगा, -1 लॉग एम की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा करके, तो ये -1 चला गया। अब ई लॉग हट जाएगा, वाई की पावर -1 यानी 1 अपॉन वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण का हल हमें लिखना है। इस समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का हल समीकरण का हल क्या होगा, देखिए x इंटू आई एफ इक्वल टू समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ये इसका हल होगा। x इंटू आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन वाई इक्वल टू समाकलन q की वैल्यू 2y है, आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन वाई है, डी वाई प्लस सी। वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा x अपॉन वाई, और ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा 2y प्लस सी, और यहाँ से y की मल्टीप्लाई हो जाएगी x इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस सी वाई, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी पीछे आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी, अब अलग आई होगी, वो फिर से मैं माइक लगाना भूल गया था, ये बहुत ज़्यादा एरर होता है, इसी वजह से हम लैपटॉप पर शिफ्ट हुए थे। अब चलते हैं सातवें के क्या क्वेश्चन पर। सातवें का क्या क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपको करना है इसमें से। पहले इन्वर्स पूछ रहा है, फिर ये समीकरण निकाय को हल करने के लिए कह रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो इन्वर्स निकाल देते हैं, और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे। वैसे जनरली ये क्वेश्चन समीकरण निकाय को हल करने के लिए ही आता है, लेकिन बात तो एक ही है, ए का इन्वर्स तो हमें फिर भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को लिख लेते हैं ना। ए हमारे पास क्या है, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 -2। अब इसका सारणिक निकाल देते हैं, ए का सारणिक यानी कि ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार कर दो। तो जब पहली रो के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि पहली रो 2 3 2 - 3 5 है, इसके सापेक्ष हम इसका प्रसार करेंगे, 2 गुना इसकी गुना इसमें माइनस इसकी गुना इसमें, तो 0 आ गया। माइनस माइनस अपने आप में 3 है, तो +3 हो जाएगा, तो इसकी कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो, तो इसकी गुना इसमें माइनस इसकी गुना इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये -2 और फिर +5, इसको रो कॉलम को छोड़ के 3 - 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका -6 + 5, और ये आ जाएगा आपका -1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए जो है वो व्युत्क्रमणीय अवयव है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं अतः ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब हम क्या करेंगे, ए के सहखंडों से बना अवयव निकालेंगे, ठीक है ना, ए के सहखंडों से बना अवयव हम निकालेंगे। अब देखिए ए के सहखंडों से बना अवयव हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, माना ए के सहखंडों से बना अवयव, ए के सहखंडों से बना अवयव, ठीक है, बी मान लेते हैं उसको, माना। कैसे बनता है ए के सहखंडों से बना अवयव, देखो मैं बताता हूँ। पहला एलिमेंट जैसे हमने उठाया, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, जो बचा सारणिक उसको सॉल्व कर लो, और जो आएगा उसको यहाँ लिख लो बस।
अब जैसे यहाँ पे आएगा 0, तो इसको 0 लिख लेंगे हम यहाँ, ठीक है ना। अब इसी तरीके से सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं। ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। हमने पहले से इसको सॉल्व कर रखा है, इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। -9 -5 और 2 -2 23 और 13। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि आपको कुछ एलिमेंट हैं जो जिनके साइन अपोजिट करके लिखने हैं, है ना, कुछ साइन। तो पहला ये इसका इसका निकालेंगे, जब ऐसे निकलेगा वो, तो इसका और इसका कोसानिक बना लेंगे। अब जो ये एलिमेंट है ना आपका 2, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला और ये वाला, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका साइन आपको अपोजिट करके लिखना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका साइन आपको अपोजिट करके लिखना है सेकंडों में, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है आपको। बाकी सबका जो साइन आ रहा है वो लिखो, और इन चारों का साइन चेंज करके लिखो। माइनस आ रहा तो प्लस करके लिखो, प्लस आ रहा तो माइनस करके लिखो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से आपको एडजॉइंट बनाना है। अब एडजॉइंट ए कैसे बनता है? एडजॉइंट ए बनेगा बी के परिवर्ताव्यू से, यानी कि जो सेकंडों से बना व्यू है उसका परिवर्ताव्यू लेना है आपको। परिवर्ताव्यू कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है ना, वो कैसे बनेगी? अब यहाँ से आपको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देना है बस, ठीक है ना। तो कॉलम को रो में, रो को कॉलम में बदल दिया, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब हमें निकालना है इनवर्स, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इन सब की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 2 2 -9 और 23 1 -5 और 13, ठीक है ना। ये हमने सब लिख दिया है यहाँ पर। और माइनस के अंदर गुना करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -23 हो जाएगा, 1 माइनस का, 5 प्लस के, 13 माइनस के, ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। तो पहला आंसर तो आपका यहीं आ गया, ठीक है ना। अब इस आंसर, इस ए इन्वर्स का यूज़ करके हमें क्या करना है, इस ए इन्वर्स का यूज़ करके हमें निकालना है, इसका यूज़ करके हमें निकालना है, इन समीकरणों को हल करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें ए इन्वर्स की जरूरत पड़ती, ए इन्वर्स हमने पहले ही निकाल लिया है। तो दी गई समीकरणें लिखो पहले, तो दी गई समीकरणें, दी गई समीकरण ने क्या होगा, 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5, x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -3। ये आपको समीकरण उसने दे रखी है ए एक्स बराबर बी रूप में लिखने पर। तो इसको एक्स बराबर बी रूप में हम लिख लेते हैं। तो ए क्या होगा, इनके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बना होगा वो लिख लेंगे। वैसे जो उसने मैट्रिक्स दिया है वो भी यही है, कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बना, 2 -3 5, 3 2 -4, 1 1 -2 प्लस 1 -2, है ना। यहाँ पे लिखेंगे इनके वेरिएबल एक्स वाई जेड, जितने भी उसने चर दे रखे हैं उसमें। और जो साइड में इक्वल के दूसरी साइड है 11 -5 -3, वो यहाँ आएंगे, ठीक है ना। कॉलम मैट्रिक्स बनाना है इनको। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, ठीक है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है पानी अपनी, ए एक्स बराबर बी। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ए उधर चला जाएगा इनवर्स में, तो ए इनवर्स बराबर बी। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बस इनकी। ए इनवर्स की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, वो यहाँ रख देंगे, और बी की वैल्यू भी यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी हम रख देंगे यहाँ पर -1 5 और -13, और यहाँ पे ऐसे ही बी की वैल्यू रख देंगे 11 -5 और -3, ठीक है ना। यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, पहली रो की पहले कॉलम में ही होगी, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, इन और एलिमेंट की करेंगे तो ये बना जाएगा। दूसरे में ऐसे ही करेंगे, फिर 23 की 3 में करेंगे 69, इस तरीके से आ जाएगा ना। तो ये सब सॉल्व करके यहाँ पर 2 आ जाएगा, और नीचे वाले का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना। और x क्या है, एक्स वाई जेड है। तो यहाँ से अगर तुलना करें तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की 2 और z की 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपका पक्का आना है, इसको कर लेना बिल्कुल, ठीक है ना। समीकरण निकाय का जरूर आएगा, कितने भी नंबर में आए, 5 में, 4 में, 8 में, आपको करना ही करना है ये, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए ख क्वेश्चन देखते हैं इसका, सॉरी, हाँ इसका ख क्वेश्चन ये दे रखा है इसने, आई दो तत्सम का व्यू है तो सिद्ध करो ये प्रूफ करना है हमें। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है, कई बार आया हुआ है पेपर में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना, ठीक है ना। तुम्हारी बुक का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। करते हैं ख क्वेश्चन। ए दे रखा है उसने 0 -10 अल्फा बाई 2
ये ध्यान रखना भैया, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, बाद में वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल एरर मेरे साथ हो गया था, मेरा माइक सेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। तो अब मैं वॉइस रिकॉर्ड बाद में कर रहा हूँ, मैं वीडियो को ख़राब नहीं करना चाहता था, वरना पूरी वीडियो ख़राब ही थी ये, इस वजह से थोड़ा लेट भी हो गया है, ठीक है ना, वीडियो में। तो अब ये इसने गिवन दे रखा है, अब हमें जो प्रूफ करना है वो देख लीजिए, है ना। अब हमें जो प्रूफ करना है वो पहले लिख लो, जो हमें प्रूफ करना है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूफ। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। टू प्रूफ आई प्लस ए ब्रैकेट में इक्वल टू आई माइनस ए और कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, ठीक है ना, इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पर डाल दूंगा, पीडीएफ में से आप कर लेना, ठीक है। अब सबसे पहले आई प्लस ए निकालते हैं। आई क्या है? आई आपका उसने बताया था तत्समकाव्य है, कोटि 2 का तत्समकाव्य है ना। आई क्या है? 1001 और प्लस ए आ जाएगा। ए इसने क्या दे रखा है? 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे, 100 आ जाएगा, 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू प्लस के टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा और 1 माइनस 0 ये 1 आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब यहाँ से आपके पास ये क्या होगा? अब आपको राइट हैंड साइड देखनी है। राइट हैंड साइड क्या है? आई माइनस ए। तो आई माइनस ए क्या करना है? आई माइनस ए कैसे निकलेगा? आई में से ए को घटा के, तो मैं यहीं पे ये प्लस है, अब इसी हम माइनस कर देंगे, यहीं कहीं आई में से माइनस ए घटा देंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो 1 में से 0 जाएगी तो 1 बचेगा और 0 में से टेन अल्फा बाई टू जाएगा माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस के टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा। और 0 में से टेन अल्फा बाई टू जाएगा, तो यहाँ माइनस के टेन अल्फा बाई टू आना था, लेकिन मैंने यहाँ प्लस टेन अल्फा बाई टू कर दिया, तो इसको हम बाद में कर लेंगे, सही, ठीक है ना। अब हम लिख लेते हैं अपना जो इसने दे रखा है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो की पहले कॉलम में, पहली रो की दूसरे कॉलम में, फिर दूसरी रो की पहले कॉलम में, फिर दूसरी रो की दूसरे कॉलम में, ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करनी है। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक मल्टीप्लाई यहीं कर देता हूँ ना, फिर नहीं तो दिक्कत आएगी। पहली रो पहला कॉलम, पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तो कोस अल्फा आ गया और टेन अल्फा बाई टू की साइन अल्फा में, प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, और फिर पहली रो की दूसरे कॉलम में क्या आएगी? माइनस साइन अल्फा और प्लस में कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, दूसरी रो की पहले कॉलम में, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा टेन अल्फा बाई टू माइनस में है, बाद में सही करूँगा इसको मैं। कोस अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा की 1 में होगी, फिर इसी की इसमें करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए था यहाँ, साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू, बाद में करेंगे इसको हम, सही, ये गलती हो गई थी हमारे से, क्योंकि हम वॉइस रिकॉर्ड बाद में कर रहे हैं अब, है ना, इस वजह से ये गलती पकड़ी गई। तो फिर भी हम बाद में पकड़ लेंगे इसको, है ना, बाद में मैं सही कर देता हूँ इसको वीडियो में। तो ये आपका आ गया सारा कंप्लीट करके। अब टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा लिख लो, तो आपका ये आ जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू। टेन को बस साइन अपॉन कोस करना है सारों में, फटाफट कर दीजिए, है ना। इस टेन को भी साइन अपॉन कोस लिख दिया हमने, और ये साइन अल्फा जुका तो, और फिर ये माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, और ये प्लस के कोस अल्फा। यहाँ पे एक सारणिक है, पूरा बंद कर दो इसको, सारणिक को नहीं, मैट्रिक्स को, ऑफ व्यू को। अब इसमें एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, कोस अल्फा की गुना इसमें हो जाएगी, तो कोस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू और पूरे के अपोन में कोस अल्फा बाई टू, और इधर कोस अल्फा की माइनस साइन अल्फा में होगी, तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू, यहाँ पे गलती हो गई, कोस अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू लिख दिया, सॉरी साइन को कोस लिख दिया, तो इसको भी सही करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन होने का ही नहीं, अगर गलती होगी ना इसमें तो ये होने का ही नहीं, तो आगे देखो हम अटकेंगे, वापस से आएंगे यहीं पर। कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू अपॉन में आ जाएगा कोस अल्फा बाई टू, और ये है, यहाँ पर भी ये माइनस नहीं था, प्लस था, है ना, साइन अल्फा बाई अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई टू और अपोन में आ जाएगा कोस अल्फा बाई टू।
आप व्यू को कर देते हैं बंद, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो कोस ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन में कोस अल्फा बाई टू। दूसरा देखिए ये देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो कोस ए प्लस बी। अब यहाँ पर ए क्या है वो देखना पड़ेगा, ए है अल्फा, हाँ ये भी साइन है ना, यहाँ पे गलती हो गई, ये साइन था, तो साइन हो गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये साइन का फॉर्मूला बनेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, और ए भी उसमें क्या है, अल्फा बाई टू है, तो अल्फा बाई टू को हमें क्या करना होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, हाँ अल्फा बाई टू प्लस रहेगा और अल्फा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो अल्फा बाई टू में से अल्फा जाके अल्फा बाई टू ही बचेगा, तब जाके टेन अल्फा बाई टू होगा। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा साइन, अच्छा यहाँ पर भी देखना है मुझे, चेक कर, मैंने कहा था ना सही करूँगा, तो अब यहाँ पे सही होगा ही, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं, है ना, तो इसको सही कर लेते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी का बनेगा, और कोस ये ऊपर आ जाएगा, तो फिर ये तो टेन नहीं बनेगा। अब देखो हमने सही कर लिया है, गलती यहाँ है हमारी, जीरो में से जब टेन अल्फा बाई टू घटाऊंगा तो माइनस के टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, आई माइनस से जब मैंने निकाला, जीरो में से टेन अल्फा बाई टू घटाऊंगा, जीरो में से टेन अल्फा बाई टू घटाऊंगा तो नीचे माइनस के टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, तो इसको हमें माइनस कर लेना है यहाँ पर, माइनस माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली इसकी जब गुना करेंगे तो ये माइनस के टेन अल्फा बाई टू कोस ये माइनस हो जाएगा, और जब इसकी गुना इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये दो चिन्ह हमें चेंज करने हैं ना, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना दिया, अपॉन में कोस अल्फा बाई टू हो गया, और यहाँ पर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, हाँ ए तो अल्फा ही है ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू। ओके, बड़ा कन्फ्यूजन था इसमें, थोड़ा सा सही हो गया अब ये। अब यहाँ से देखो क्या बचेगा, ऊपर कोस अल्फा में से अल्फा बाई टू घटाएंगे, अल्फा बाई टू बचेगा, तो क्या हो जाएगा कोस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा बाई टू, तो ये लिखेंगे कोस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, और ये साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा। अब इसको कैसे लिखें, देखो इसमें से माइनस कॉमन लेकर के और अल्फा में से अल्फा बाई टू घटाओ, या माइनस के अल्फा बाई टू बचेगा, बस बात कहने की ये है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा वो, ठीक है ना, अल्फा बाई टू में से अल्फा घटाएंगे तो माइनस के अल्फा बाई टू आएगा, ठीक है ना, देखो माइनस के अल्फा बाई टू, और वो माइनस हमने बाहर लगा दिया क्योंकि साइन में से माइनस बाहर आ जाता है। नीचे वाला देखो ये साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, और ये कोस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा प्लस टेन अल्फा बाई टू, और ये हो जाएगा आपका वन। यही हमें प्रूफ करना था क्योंकि यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, देखो लेफ्ट हैंड साइड यही थी और राइट हैंड साइड को भी हम यही ले आए, तो बराबर क्या हो जाएगी ये बराबर लेफ्ट हैंड साइड की हो जाएगी, तो इसको लिखो बराबर LHS, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुका है RHS, ये हमारा प्रूव हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवें का कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक खंड करना है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु में, पृष्ठ दे रखा है और महत्तम आयतन दे रखा है, लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो एक ये जो पहली बुक के लास्ट एक्सरसाइज में से है ये, तो छठे चैप्टर की, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा जरूर पेपर में, तो उनको कर लेना, सारों को इंपॉर्टेंट है वो। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम एक शंकु बनाएंगे, ठीक है ना, एक त्रिभुज रूप का शंकु, जिसकी जो हाइट होगी उसको हम h मान लेंगे, ये इसकी हाइट है, और जो तिर्यक ऊंचाई है स्लेंट हाइट है, इसको हम l मान लेते हैं ना, स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, जो हाइट है उसको h मान लेते हैं ऊंचाई को, और जो त्रिज्या है उसको हम r मान लेते हैं r, ठीक है, और जो शीर्ष अर्धशीर्ष कोण है वो थीटा है, पूरा शीर्ष कोण ये होता है, तो इसका अर्धशीर्ष कोण हमने थीटा माना है। ओके, अब इन सबको बस लिखना है यहाँ पर, माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है ना, इस तरीके से करके लिखना है, माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है, शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई l है, ये सब लिख दो।
सिच कोण थीटा है। तब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसने गिवन दे रखा है ना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें वो उसका फॉर्मूला लिखना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सबको पता है, एस बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर, लिख लिया। अब इसको सही करके लिखो, एस इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम बाद में। एस माइनस पाई आर स्क्वायर को इधर ले आओ उठा करके, और पाई आर को अपॉन में ले आओ, एल की वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए आपको कि वी नो दैट, हम जानते हैं अगर ये शंकु है तो इसका एक रिलेशन होता है एल एच और आर में। वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आप ये पाइथागोरस थ्योरम से भी देख सकते हैं क्लियरली। अगर ये एंगल है और एंगल के सामने वाला जो है आपका लंब होता है ना, इसके सामने वाला लंब होता है, तो ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर चाहिए तो आपको दोनों ओर का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों ओर का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर दिया और एल का भी स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, ऊपर वाले का अलग, बल्कि इसको अलग अलग डिवाइड कर दो पहले, एस अपॉन पाई आर स्क्वायर के अपॉन में पाई आर रखेंगे तो सिर्फ आर बचेगा, आर बचेगा ना जी। और पूरे का होल स्क्वायर है इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दें, एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई स्क्वायर आएगा प्लस आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से एच स्क्वायर की जो वैल्यू मिली ये हम रख लेंगे, एच स्क्वायर की वैल्यू को हम लिख लेंगे यहाँ, एच स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, ये पाई नहीं है, पाई स्क्वायर है पहले वाले एस स्क्वायर के अपॉन में, है ना। तो इसको हमने समीकरण 1 मान ली। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, ये भी समीकरण 1 है अपनी, इसको भी रखते हैं अपने पास, इसका यूज़ करेंगे। अब हमें दिखाना है महत्तम आयतन, वी नाउ दैट, हम जानते हैं शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन हमें लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। शंकु का आयतन हम सब जानते हैं क्या होता है शंकु का आयतन, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर एच में से हमें कोई एक वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा इसका, जिसका भी आयतन हमें महत्तम दिखाना है उसका। तो अब हम यहाँ से एच को एलिमिनेट करेंगे, एच को एलिमिनेट करने के लिए एच स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मेरे पास एच स्क्वायर की ही वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे पहले दोनों साइड का, ताकि एच स्क्वायर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, चाहे तो 3 को यहीं रहने दो या 3 को वी के साइड में पहुँचा दो और इसका स्क्वायर कर दो, है ना, तब जा करके ये हमारा एच स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे ये 3v हो गया और दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया, और ये पाई स्क्वायर हो गया, ये आर फोर हो गया और एच स्क्वायर हो गया, सिंपल हो गया, दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया। अब ये 9v स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर फोर, एच स्क्वायर की वैल्यू रख दो, एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर है वैसे, माइनस 2s अपॉन पाई कर देंगे इसको सही। अभी जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे यहाँ पर, तो ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटना चाहिए था, है ना, क्योंकि यहाँ मैंने गलती से पाई लिख दिया इसलिए कट नहीं रहा। अब हम इसको देखो सही करेंगे, इसको सोचेंगे यहाँ की क्या गलती हुई है, फिर वापस से पीछे जाएंगे और उसको सही करेंगे, है ना। मैं आपको बता दूँ, हम ये वॉइस ओवर कर रहे हैं, है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग दोबारा से कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वीडियो रिकॉर्ड हो गई, तो अब मुझे ये करना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये जब मैंने ए स्क्वायर किया था तो ये पाई का स्क्वायर भी होना था, नीचे वाले का पूरे का था ना, तो पाई स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ, बाकी सब ठीक है। तो पाई स्क्वायर यहाँ पर भी करना पड़ेगा, पाई स्क्वायर यहाँ पर नीचे भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर पाई स्क्वायर मैंने कर दिया। अब ये इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो पाई स्क्वायर से पूरा पाई स्क्वायर कट जाएगा और आर स्क्वायर बचेगा, तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। इसके गुना जब अंदर करूँगा तो एक पाई से पाई कट के एक पाई बचेगा, तो पाई 2 पाई एस और आर फोर मल्टीप्लाई करके ये आएगा 9v स्क्वायर। अब ये 9 इधर डिवाइड में ही पहुँचा दो दोनों के, ठीक है ना, 9 दोनों के डिवाइड में ही पहुँचा देते हैं। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, 9 को दोनों में पहुंचा के, अगर वी स्क्वायर उच्चतम होगा तो वी भी उच्चतम ही होगा, है ना। तो 9 मैंने डिवाइड में पहुंचा दिया, 2 पाई एस, ये 2/9 हो गया, एस आर फोर हो गया। अब देखो
वी स्क्वायर को ही फंक्शन मान करके हम यहाँ पे अवकलन कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको रूट ले जाए ना तो रूट का अवकलन करना मुश्किल होगा। तो हम एक स्मार्ट मूव चलेंगे यहाँ से कि वी स्क्वायर का आयतन उच्चतम दिखा देंगे, मतलब वी स्क्वायर को उच्चतम दिखा देंगे तो वी भी उच्चतम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब आर के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, वी स्क्वायर को उच्चतम दिखा देंगे। अगर वी स्क्वायर उच्चतम आ गया तो वी भी उच्चतम आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू आर, डी डब्ल्यू आर टू आर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी बाई डी आर ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 9 तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r माइनस 2/9 पाई एस ये कांस्टेंट है, आर फोर का हो जाएगा 4r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से एक बार और कर दो इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, अगेन महत्तम दिखाने के लिए डबल डेरिवेटिव करना तो जरूरी है ना। तो इसका एक और बार कर दो, डी टू अपॉन डी आर स्क्वायर ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 9 2r का 2 हो जाएगा माइनस 2 पाई एस बाई 9 4r का 4 तिया 12 आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब ये समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, पहली वाली को जीरो रखना है। तो हमें पहले क्या करेंगे, पहले वाले अवकलन को जीरो रखेंगे, सिंगल डेरिवेटिव जो था फर्स्ट डेरिवेटिव उसको हम जीरो रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट में है, अपने प्रोसेस में है। तो डी बाई डी आर ऑफ वी स्क्वायर को जीरो रख दो, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर हम अपने पास रखेंगे। तो भाई ये हमने जीरो रख दिया, एस स्क्वायर 2r माइनस 2 पाई एस अपॉन 9 4r क्यूब, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज उधर भेज दो तो यहाँ पे बचेगा 2 पाई एस, सॉरी 2/9 एस आर स्क्वायर, हाँ ठीक है 2/9 पाई एस 4r क्यूब, जो कटेगा काट दो, 2/9 से 2/9 खत्म और एस से एक एस खत्म, आर से एक आर खत्म, इधर का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब इसको अपने पास रखो, इसका यूज़ करेंगे ना, तो एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर डबल डेरिवेटिव देखो, डबल डेरिवेटिव जो था हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन, क्योंकि हमें महत्तम दिखाना है तो उसके लिए लेस देन होना चाहिए। तो नाउ एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुटअप करके फिर देखना है हमें। तो 2/9 एस स्क्वायर माइनस ये जो था 12 दूनी 24, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो 12 को मैं 4 गुना 3 लिख लूंगा और 3 की गुना 2 में करके अलग से लिख लूंगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 3 दूनी 3 बचेगा और 4 को मैं दूसरे के साथ दे दूंगा, तो ये 3 दूनी 6/9 हो जाएगा, 6s/9, और ये 6s/9 और 4 पाई आर स्क्वायर अलग हो जाएगा। यहाँ से करके देखना, बिल्कुल ईजी है। 4 पाई आर स्क्वायर की जगह मैं एस रख दूंगा, माइनस 6 9 एस, और इसकी जगह एस रख दिया, एस स्क्वायर हो गया। अब ये देखो 2/9 एस स्क्वायर और माइनस 6/9 एस स्क्वायर, तो 2 में से 9 गया, माइनस के 4/9 एस स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 2 में से -6 गया, -4 बचेगा एस स्क्वायर, और लेस देन इक्वल टू ये जीरो है। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो आया है तो इसका मतलब ये वी स्क्वायर उच्चतम होगा, महत्तम होगा, ठीक है ना। अतः एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर, एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर वी स्क्वायर महत्तम होगा। वी स्क्वायर क्या होगा, महत्तम होगा। तो वी भी महत्तम होगा, जब वी स्क्वायर महत्तम है तो वी भी महत्तम होगा, ठीक है ना, बस यहाँ पे ये लिख देना है आपको। तो वी भी महत्तम होगा। बस अब आपको वो जो अर्धशेष कोण है उसको प्रूफ करना है ना, थीटा को, कि वो साइन इनवर्स 1/3 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखते हैं समीकरण 1 से हमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 से जाना होगा। तो चलिए समीकरण 1 देखते हैं क्या है अपने पास। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहती है एस बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इधर आएगा तो 4 में से घट के 3 बचेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस पाई आर एल। अब यहाँ से पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो क्या बचा अपने पास, 3r बराबर एल। अब इसको मैं सही करके लिखूँ अगर, आर अपॉन एल बराबर 1/3। अब देखो जो अपने पास शंकु था उसमें ये एल थी, ये एच थी, और ये आर थी, और ये थीटा। अब थीटा के सामने वाला क्या होता है, अगर इस ट्राइंगल में देखूं मैं एबीसी में, तो थीटा ट्राइंगल एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है लंब, और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आर अपॉन एल है, यानी कि लंब बटे कर्ण है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वो किस में बनता है, साइन थीटा में बनता है, साइन थीटा ही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो हम इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह साइन थीटा रख देंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, और यहाँ से 1/3 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी साइन इनवर्स 1/3, ठीक है ना।
यहाँ से ये हो जाएगा 1/3। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनको कर लेना। आगे चलते हैं 9वें के ख पे, बल्कि ये 8वें का ख है, इसको सही कर लो। 8वें का ख, 8वें के ख क्वेश्चन पर चलते हैं ना। समाकलन 0 to π/2 log cos x dx बराबर माइनस के π/2 log 2। ये हमें प्रूफ करना है, तो इसमें यहाँ पे आप लिख दो टू प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना है ना। इसमें लिख देते हैं टू प्रूफ, सिद्ध करना है। अब इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी और लेफ्ट हैंड साइड को आई मानना पड़ेगा। आई बराबर 0 to π/2 log cos x dx। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि आई जो है वो 0 to π/2 log cos x dx है। समीकरण नंबर 1, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको ये प्रूफ करना है, एक क्वेश्चन ऐसा भी है log sin x दे देता है उसमें वो, ठीक है ना। तो वो भी सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही होगा। तो परगुण यहाँ पर मैं 4 लगाता हूँ। परगुण 4 क्या कहती है कि अगर, परगुण 4 ये कहती है कि अगर 0 to a में कोई फंक्शन मेरे पास f x इस तरीके से है कि f x बराबर f x dx, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अपर लिमिट में से x घटा करके लिख सकता हूँ। 0 to a ही रहेगा, f में a माइनस x हो जाएगा और dx आ जाएगा। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे। तो आई बराबर परगुण 4 से ये हो जाएगा 0 to π/2 log cos x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। अपर लिमिट a है ना, a π/2 है तो π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। a है ये, a में से x घटा करके लिखा π/2 में से, तो ये dx हो गया। अब ये i इक्वल टू 0 to π/2, आई इक्वल टू 0 to π/2 ये हो जाएगा आपका log sin x। 0 to π/2 log cos 180 माइनस थीटा, cos x सॉरी cos 90 माइनस थीटा, तो sin थीटा होगा, चेंज हो जाएगा ना 90 में। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों को जोड़ दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी आई प्लस आई टू आई, और राइट हैंड साइड में 0 to π/2 log cos x dx और प्लस 0 to π/2 log sin x dx, log sin x dx। अब दोनों में इंटीग्रल समान है, दोनों का इंटीग्रल इक्वल है, तो दोनों को एक ही ले लो। 0 to π/2 log cos x प्लस log sin x, log cos x प्लस log sin x, और बाहर आ जाएगा dx। अब 0 to π/2 log m प्लस log n, तो log m इंटू एन हो जाएगा, log cos x इंटू साइन एक्स, log m इंटू एन dx। अब ये देखो cos x sin x में अगर 2 होता तो ये 2 sin x cos x का फॉर्मूला बन जाता। तो 2 से गुना 2 से भाग कर दी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये बन जाएगा log sin 2x का फॉर्मूला, मतलब कि ऊपर sin 2x बन जाएगा 2 sin x cos x, और अपॉन में तो 2 है ही dx। अब इसको भी मैं log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दूंगा। log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ पे आ जाएगा log sin 2x माइनस log 2, और बाहर dx आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे। ये तो 2i चल ही रहा था, 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin 2x माइनस 0 to π/2 log 2 dx, ठीक है। ये इनका अलग अलग हो गया। अब 2x को यहाँ पे मैं t मान लेता हूँ। मैंने कहा लेट 2x इक्वल्स टू t, तो 2x का 2 dx आ जाएगा और dt आ जाएगा। अब ये 2 इधर से हटा के डिवाइड में चला जाएगा, dt/2 हो गया। लिमिट भी चेंज कर देंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे रख देंगे ये 0x, यहाँ पे रखेंगे t बराबर 0 आ जाएगा। जब π/2 है तो π/2 यहाँ रखेंगे, t वैल्यू पाई आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू π/2 है तो t बराबर पाई आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये रखते हैं 2i इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ जाएगा। देखो कैसे, 0 to पाई, लिमिट होगी 0 to पाई log, ये हो जाएगा sin t और dt/2, dx की जगह dt/2, लेकिन dt यहाँ रखेंगे, by 2 बाहर रख देंगे, ठीक है। और माइनस इसमें से log 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पे बचेगा 1, 0 to π/2 1 dx, ओके। अब ये दोबारा से करो, 2i इक्वल्स टू 1/2 0 to पाई log sin t dt माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और 1 का हो जाएगा यहाँ पर x इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन पर लिमिट लगाएगी 0 to π/2। अब 0 to π/2 लगाने के बाद अब देखें आगे चलते हैं। इसको हम ऐसे करेंगे, एक प्रगुण होती है हमारे पास, प्रगुण 6 है या 7 है वो आप देख लेना, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। प्रगुण है कि अगर मेरे पास कोई इंटीग्रेशन है 0 to a f(x) dx, 0 to a f(x) dx, बल्कि 2a करो उसको, 2a
तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to a fx dx। ये कब लिख सकते हैं fx dx? ये तब लिख सकते हैं जब f के अंदर x में 2a माइनस एक्स घटा करके लिखूं और वो fx ही आ जाए, तब लिखेंगे उसको ऐसा। और जीरो लिखेंगे कब? जब 2a माइनस एक्स करने पर फंक्शन के अंदर वो माइनस fx आ जाए। क्या आ जाए? माइनस fx। तब उसको हम डायरेक्ट जीरो कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो फंक्शन था, अगर इसमें मैं ये रख देता हूँ तो ये ऐसा बन जाता है 2 0 to a fx dx, ठीक है। और अगर 2a माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स बन गया है तो ये जीरो रखना है। तो अब ये 0 to पाई है, इसको मैं पाई को 2a मानता हूँ यहाँ पर कि ये 2a है। तो साइन टी, लॉग साइन टी, ये हमारा फंक्शन है लॉग साइन टी। तो इस फंक्शन में लॉग साइन टी में टी की जगह मैं पाई माइनस टी रखूंगा, ठीक है ना। अगर वही बना, लॉग साइन टी ही बना, तो फिर हम इसको ऊपर वाले की तरह कर देंगे। तो ये लॉग साइन पाई माइनस टी मैंने रखा, और ये क्या बन गया? लॉग साइन टी ही बन गया वापस से। लॉग साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहता है, तो वापस से वही फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले की तरीके से चेंज होगा। तो से यहाँ पर ये नहीं लिखना, ये तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना, ये नहीं लिखना। अब इसको हम कैसे करेंगे? वहीं से आते हैं वापस, 2i इक्वल्स टू हाफ 1/2, ये तो पहले से था। अब एक दो तो बाहर आ जाएगा और 0 to a ही रहेगा। 0 to a मतलब पाई, पाई रहेगा। और यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट आधी हो गई है ना, लिमिट आधी हो जाएगी। और लॉग साइन टी डी टी हो जाएगी। और दूसरा तो वो ठीक ही है, log 2 एक्स की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, ये 2i हो जाएगा, और ये 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी। अब लॉग साइन टी डी टी में भी टी की जगह मैं एक्स रख सकता हूँ, वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट वाला है। क्योंकि ये है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में वेरिएबल चेंज करने पर फर्क नहीं पड़ता। तो ये 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स भी मैं इसको लिख सकता हूँ परगुण 1 से, परगुण 1 से, ठीक है ना। और माइनस ये पाई बाई 2 log 2 है ना। पाई बाई 2 आगे लिख देता हूँ, पाई बाई 2 log 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परगुण 1 से। जो पहले वाला वो टी को हमने x लिखा, वो परगुण 1 से लिखा, प्रॉपर्टी 1 से, ठीक है ना। तो यहाँ से ये i बन गया अपना। तो 2i इक्वल्स टू, ये पूरा क्या है? 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स। समीकरण 2 देखना जा करके, वो i है ना। तो हमने यहाँ पर i लिख दिया। देखो यहाँ पर ये समीकरण 2 है, समीकरण 2। तो इसको हम i लिख लेंगे यहाँ पर। ये 8वें का ख है, तो इसको हम i लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा i माइनस पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log 2। i उधर जाएगा तो 2i में से i घट करके i बचेगा। तो ये आ जाएगा i बराबर माइनस के पाई बाई 2 log 2, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया, पूर्व हो गया, ठीक है ना। आंसर आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए, नौवे का क, फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन नो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त क्या दे रखा है उसने, तो पहले लिख लेते हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 की तुलना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर। तो इसकी तुलना जब हमने करी तो ए बराबर 9 आ गया और बी बराबर 4 आ गया, है ना, यहाँ से तुलना करने पर। तो ए बी की वैल्यू निकल करके आई। अब देखो, अगर ए बी से आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है इस दीर्घवृत्त का, तो वो पाई ए बी होता है, क्षेत्रफल निकालना है अगर। तो क्या होगा? पाई ए बी यानी 9 गुना 4, तो 36 पाई इसका आंसर आ जाएगा। ये तो शॉर्ट में बताया है, 36 पाई इसका आंसर आना है। तो आंसर मैच करने के लिए आपको ये ट्रिक काम आ जाएगी, है ना। जब भी ऐसा दीर्घवृत्त दे रखा हो एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसका क्षेत्रफल पाई ए बी ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 36 पाई हमारा आंसर आएगा, लेकिन हम एकेडमिक तरीके से करेंगे अपने, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो 4 नंबर में ये दे रखा है, उसने करना है। तो करते हैं इसको भाई। 4 नंबर में नहीं, 8 नंबर में है ये। अब देखो, यहाँ से सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये दीर्घवृत्त ए बड़ा है, इसमें बी छोटा है, तो एक्स एक्सिस के अनुदिश इसका जो है दीर्घवृत्त बनेगा। मेजर एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस होगी, दीर्घ अक्ष, और लघु अक्ष इसकी वाई अक्ष होगी। यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये a,0 होता है, यानी कि 9,0 हो गया, और माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है। ये 0,b होता है, यानी 0,4 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक, इसके 4 पोर्शन है, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। हम सिर्फ एक पोर्शन का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसकी 4 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ये और ये, तो 4 से गुना करने पर चारों का क्षेत्रफल आ जाएगा और फिर पूरे दीर्घवृत्त का आ जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि इसमें 4 पोर्शन है, जितना इसका पार्ट होगा उतना ही सारे पार्ट का क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना? तो इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या होगी, y की वैल्यू निकालो। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर स्ट्रिप बनाऊंगा एक, इसको पट्टी कहते हैं। इस पट्टी की जो लंबाई होगी वो तो होगी y, और इसकी चौड़ाई होगी वो होगी dx। ठीक है ना? तो तब जाके इस पहले पोर्शन का क्षेत्रफल निकलेगा OAB का। ठीक है ना? OAB का। तो OAB का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, फिर मैं उससे 4 से गुना करूंगा उसमें। तो उसके लिए मुझे y की जरूरत पड़ेगी, तो मैं y निकाल रहा हूँ। तो y कैसे निकलेगा, पहले समीकरण में जाओ, वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर और उधर भेज दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 स्क्वायर और 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर और अंडर रूट ये पूरे पे आना था, 4 भी इसके अंदर ही आना था, ये गलती से बाहर लगा दिया। देखो इसको सही करेंगे अभी। वाई स्क्वायर भी लिख रखा है और रूट भी लगा दिया, तो ये वाई के ऊपर से भी स्क्वायर हटेगा और ये रूट भी पूरे पे आएगा, 4 स्क्वायर भी इसके अंदर आएगा। ठीक है ना? हाँ, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हटा दो और 4 भी अंदर ले आओ, 4 का स्क्वायर अंदर ले आओ, बल्कि 4 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना? हाँ, तब जा करके 4/9 बाहर आएगा। तो ये 4 का स्क्वायर था। अब 4/9 रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा इनका, और अंडर रूट में आएगा 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आपके पास है दीर्घवृत्त, बल्कि फॉर्मूला बाद में यूज़ करेंगे, पहले दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भाग OAB का क्षेत्रफल, 4 गुना भाग OAB का क्षेत्रफल। OAB अपने पास ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन शेडेड रीजन, इसका हम निकाल लें और 4 से गुना कर देंगे फिर का क्षेत्रफल। तो 4 गुना भाग OAB का क्षेत्रफल कैसे निकाल लें, अब हम चल रहे हैं एक्स एक्सिस के अनुदिश, यानी कि एक्स पर लिमिट लेंगे 0 से 9। ठीक है ना? एक्स पर लिमिट लेंगे और वाई dx की वैल्यू रखेंगे, जिसमें भी dx या dy होगा उसी की लिमिट रखनी है। तो dx है ना, तो x की लिमिट रखनी है। 4/9 वाई की वैल्यू रख दो, अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब ये 4/9 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 16/9। 16/9 समाकलन 0 टू 9 अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना? ये आपका हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आगे देखिए। एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रेशन करने का ही, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, आपके भी याद होगा। क्या है ये, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। और यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वापस से वहीं आते हैं। क्षेत्रफल बराबर 16/9, 16/9 गुना, ब्रैकेट लगाओ। अब x तो हमारे पास x ही है, लेकिन a जो है वो हमारे पास 9 है, तो x/2 अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन 9, और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से 9। लिमिट भी तो लगाओ, लिमिट लगाओ 0 से 9। ठीक है ना? अब लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट। जब अपर लिमिट रखेंगे 9 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो पहला तो 0 हो गया, प्लस इसमें रखेंगे x की जगह, तो 9/9 1 हो जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 9 9 9 81/2 साइन इनवर्स 9/9 यानी 1 आ जाएगा। फिर माइनस लगा करके अब 0 रखेंगे x की जगह, x की जगह 0 रखेंगे, पहला 0, और दूसरी जगह x की जगह 0 रखेंगे, ये भी साइन इनवर्स 0, सारा 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब हमारे पास ये बचा 16/9 गुना 81/2 साइन इनवर्स 1 का मतलब है π/2, क्योंकि 1 साइन π/2 होता है, साइन से साइन कट के π/2 बचेगा। अब यहाँ से देखो, 2 दूनी 4 नीचे बना, 9 9 81 होगा, और 2 दूनी 4, 4 चौक 16 कटेगा, 4 बना, 4 चौक 16 कटा, 9 चौक 36 होगा, 36 पाई आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। 36 पाई वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ही आएगा इसका। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। देखो 36 पाई ही आया था शॉर्ट में भी, और ये लॉन्ग में भी 36 पाई ही आया है, तो ये आपको आंसर चेक करने का बढ़िया तरीका है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेट का, 9th है। tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर ऐसे ही दे दिए इसने तो। 1+y 8 नंबर का क्वेश्चन है, बल्कि ये 1+y स्क्वायर dx। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल नहीं, ये रेखीय अवकल समीकरण बनेगी। tan इनवर्स y माइनस एक्स के अपोन में हमने y 1+y स्क्वायर को अपोन में लिख दिया, दोनों के अलग अलग, और dy को dx के अपोन में ले गए, dx अपॉन dy। अब इसको सही करके लिखा dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy के पास ले गए इसको प्लस करके x अपॉन 1+y स्क्वायर, और tan इनवर्स y अपॉन 1+y स्क्वायर वहीं छोड़ दिया, ये हो गया tan इनवर्स y अपॉन 1+y स्क्वायर। अब देखो इसकी तुलना करो, ये रेखीय अवकल समीकरण है, dx अपॉन dy
प्लस इसी के 2 क्वेश्चन आ गए रेखीय अवकल समीकरण के, भी पीछे भी एक क्वेश्चन करके आए हम क्यू से तुलना करने पर, ठीक है ना। तो पी की वैल्यू हो गई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, क्यू की वैल्यू हो गई tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर पी डी वाई और ई की पावर पी डी वाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, पी की वैल्यू रख दी, इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है ना, तो ई की पावर tan इनवर्स वाई, ये यही रहेगा, है ना। अब हल निकालते हैं इसका, हल क्या होगा, x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका x, आई एफ की वैल्यू ई की पावर tan इनवर्स वाई समाकलन q इंटू क्यू की वैल्यू है tan इनवर्स वाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में ई की पावर tan इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स वाई को अगर मैं t मान लूँ तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का dt आ जाएगा। tan इनवर्स वाई को अगर मैं t मान लूँ तो क्या हो जाएगा, लेट tan इनवर्स वाई को हम t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, dt का dt अपॉन डी वाई होगा, dy इधर ले आएंगे तो dy और इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x ये जू का तू है और समाकलन यहाँ पे मैं tan इनवर्स वाई की जगह t रखूँगा तो t बाहर आ जाएगा और e की पावर t और अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है ना नीचे वाला, और ये डी वाई के साथ मिलकर dt बना देगा, तो इसको लिखेंगे dt एक प्लस सी आ जाएगा। तो t को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और ये t को सेकंड फंक्शन मान लो और फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से यहाँ पर समाकलन कर दो, यानी कि इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, जू का तू ई और प्लस सी। अब ई का दोबारा करेंगे टी ई टी माइनस ई टी प्लस में सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ई की वैल्यू रख दो बस टी की, है ना, टी की वैल्यू रख दी तो क्या हो जाएगा, एक्स tan इनवर्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई ई की पावर tan इनवर्स वाई ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस ई की पावर tan इनवर्स वाई दोबारा से और प्लस में सी। अब यहाँ से ई की पावर tan इनवर्स वाई से पूरी समीकरण को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से ई की पावर tan इनवर्स वाई खत्म और यहाँ बचेगा x बराबर, यहाँ से tan इनवर्स वाई जू का तू बचेगा, ई की पावर tan इनवर्स वाई खत्म और माइनस यहाँ से जी ये खत्म हो गया, ये इसमें से ये खत्म हो गया, प्लस इसके अपोन में आ जाएगा, है ना, सी के अपोन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी खत्म 1 हो गया और प्लस में आ जाएगा सी अपॉन ई की पावर tan इनवर्स वाई, मतलब ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स वाई माइनस में लिख लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर जाके क्योंकि डिवाइड में था ना तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये वॉइस ओवर हमने किया था इस वजह से इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।